हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से यूरोप में समाजवाद का जन्म होता है और उदारवादी और रूढ़िवादी एंड रेडिकल ग्रुप्स के बारे में भी डिस्कस किया था और उनके डिफरेंस के बारे में भी बात की थी कि क्या क्या उन लोगों में डिफरेंस है उनकी विचारधाराओं में। और फिर हमने बात की थी कि किस तरीके से कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो समाज यानी कि जो औद्योगिक समाज है वो पूंजीवाद है, ठीक है। यानी कि और जब तक कि पूंजीपतियों के हाथ में संपत्ति रहेगी तब तक जो निचले तबके यानी कि जो मजदूर वर्ग है उनको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कार्ल मार्क्स ने कही थी, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि समाजवाद के लिए समर्थन, तो समाजवाद के लिए किस तरीके से समर्थन मिलता है। कुछ संस्थाओं की स्थापना की जाती है, ठीक है, कुछ पार्टीज़ की स्थापना की जाती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। 1870 का दशक था और उस 1870 के दशक के आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने क्या किया कि इन्होंने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी इन्होंने, ठीक है। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने क्या किया कि इन्होंने अपनी जीविका यानी कि अपने जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में भी कमी की और मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। यानी कि उन सभी लोगों में समाजवाद के प्रति रुझान आने लगा और जागरूकता उन लोगों में फैलने लगी और इस तरीके से वो लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, अपने अधिकारों के लिए। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SPD, के इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे। तो ये जो संगठन जिनका गठन किया गया था और ये जर्मनी में जो एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से एक जो संगठन था यानी कि जो ये पार्टी थी, इनका जो इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी किया करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। तो ब्रिटेन में क्या हुआ, वहाँ पे जो है 1905 में क्या हुआ कि समाजवादियों और ट्रेड यूनियन के आंदोलनकारियों ने क्या किया कि एक लेबर पार्टी के नाम से एक अलग पार्टी बना ली। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया, ठीक है। तो लगभग 1905 के समय में फ्रांस में भी एक सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा था, ठीक है। क्योंकि वो लोग जो ये रूढ़िवादी थे और उदारवादी हैं, रेडिकल थे, ये रेडिकल ग्रुप थे, ये क्यों नहीं चाहते थे कि समाजवाद हो। ये समाजवाद का वो इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि ये लोग पूंजीपति वर्ग था, ठीक है। तो इसलिए ये इन लोगों को डर था कि कहीं अगर समाजवाद का जन्म हुआ और लोगों में जागरूकता आएगी तो जो हमारे विशेषाधिकार हैं इनको समाप्त कर दिया जाएगा फिर, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से रूसी क्रांति होती है। जैसा कि हमने फ्रांसीसी क्रांति में देखा कि बहुत सारे रीजन जब हो जाते हैं तो वहाँ पे क्रांति होती है, ठीक है। यानी कि बहुत सारे जो विशेषाधिकार होते हैं किसी एक ही व्यक्ति को मिल रहे हैं, बाकी जो वर्ग है वो बहुत सारी अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनसे भी वंचित रह रहा है और अन्याय हो रहा है उन लोगों के साथ में। तो एक जो बड़ा तबका जो मजदूर वर्ग का होता है यानी कि जो थर्ड जो कैटेगरी होती है उनका होता है, तो वो फिर विद्रोह पे उतर आते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे रूसी क्रांति किस तरीके से होती है। यूरोप की सबसे जो पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक था, ठीक है।
जो रूस कंट्री था उस टाइम क्या था कि यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक था। रूस में यह समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। तो 1917 के अक्टूबर की बात है कि क्रांतिकारियों के जरिए रूस की सत्ता पर कब्जा कर लिया जाता है। किसके द्वारा? समाजवादियों के द्वारा। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। तो अक्टूबर की क्रांति किसे कहा जाता है? अक्टूबर की क्रांति फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऐसा कैसे हुआ देखते हैं, आगे पढ़ेंगे जब तो पता चलेगा कि ये किस तरीके से होता है। क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे, और इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम क्रांति के कुछ साल पहले की स्थितियों पर नज़र डालते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि रूसी साम्राज्य कैसा था उस टाइम पीरियड में। 1914 में क्या होता है कि रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। और फ्रांसीसी क्रांति जब होती है तब उस टाइम पे वहाँ फ्रांस का शासक कौन था? तो वहाँ पे लुइस वोल्मे थे, ठीक है। और रूस में कौन था? रूस में जार निकोलस द्वितीय का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का जो फिनलैंड है, लातविया है जो कि यूरोपियन कंट्री हैं, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, एंड पोलैंड है, यूक्रेन है, बेलारूस है, इसके कुछ हिस्से जो हैं रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अज़रबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले, यानी कि जो ये रूसी ऑर्थोडॉक्स जो है, ठीक है, ये किसकी शाखा है? तो ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी एक शाखा थी, ठीक है। और ये क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, ठीक है, यानी कि क्रिश्चियनिटी को मानने वाले रूस में बहुमत में थे। लेकिन इस समय साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक थे, प्रोटेस्टेंट थे और मुस्लिम थे, बौद्ध भी शामिल थे, ठीक है। अब देखते हैं कि रूस में उस समय अर्थव्यवस्था कैसी थी रूस की, और समाज कैसा था। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता जो थी वो आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था, यानी कि रूस में 85% जो जनसंख्या थी वो किस पे डिपेंड थी? वो खेती पे डिपेंड थी, ठीक है। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी कितनी थी? 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थी। और रूस में कितनी थी? 85, यानी कि 85% थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाज़ार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक भी हुआ करता था। उद्योग बहुत कम थे, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि 85% जो लोग थे वो खेती पे डिपेंड थे और उद्योग वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। तो प्रमुख औद्योगिक इलाके कौन थे उस टाइम पे रूस के? तो ये मॉस्को थे और सेंट पीटर्सबर्ग थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, ठीक है। तो बहुत सारे कारखाने कब स्टार्ट हुए? तो ये 1890 के दशक में स्टार्ट होते हैं, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। तो रूस के नेटवर्क को कब फैलाया जा रहा था? 1890 के दशक में। और उसी टाइम जो बड़े बड़े जो बहुत सारे कल कारखाने होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेज़ी से बढ़ा था, यानी कि प्रोग्रेस हो रहा था। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन
में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई थी। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। ठीक है, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा ज़्यादातर जो कारखाने थे वो उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी। तो यहीं से हम देखने को हमें मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर जो कारखाने थे वो क्या थे, उद्योगपतियों की निजी संपत्ति के स्वामित्व में थे। ठीक है, और जो मजदूर वर्ग था वो समाजवाद को स्वीकार करता था, यानी कि समाजवाद को मानता था। और समाजवाद क्या कहता था कि समाजवाद में जो निजी संपत्ति है उनका ये लोग विरोध करते थे। मजदूरों को क्या करते थे लोग कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हों, यानी कि काम उतना ही लिया जाएगा निश्चित पाली के घंटों के अनुसार, और उनको जो वेतन दिया जाता था वो न्यूनतम मिलता था, नहीं कम से कम वेतन उनको दिया जाता था। इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली प्रायः 15 घंटे तक खिंच जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में काम करते थे। और यहाँ पे काम कितने घंटे लिया जा रहा है, 15 घंटे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मिटरी तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर अस्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। ठीक है, तो ये मजदूर भी उनके सामाजिक स्तरों में बटे हुए थे। ठीक है, उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर में भी काफ़ी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा है, धातुकर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे, यानी कि जो धातुकर्मी होते थे वो मजदूरों में खुद को क्या मानते थे, साहब मानते थे, यानी कि अपने को ऊंचा समझते थे बाकी मजदूरों की अपेक्षा। एंड उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत जो रहती थी, इसलिए वो लोग अपने आप को ज़्यादा उच्च समझते थे। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले वेतन मिलता था कम। ठीक है, क्योंकि जो पुरुषों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक उनको क्या मिलता था, वेतन मिलता था, और काम बराबर लिया जाता था। मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे व्यवहार में भी साफ साफ दिखाई पड़ता था, लेकिन उनसे जो बातचीत करने का तरीका, उनके जो का तरीका था उसमें भी भेदभाव किया जाता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। ठीक है, यानी कि हम ये देख पा रहे हैं कि मजदूरों में भी काफ़ी अंतर हुआ करता था। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे, यानी कि इस मामले में एकता थी। 1896 से 97 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गईं। देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर क्या हुआ कि किसान पर जो ज़मीन थी, जो देहात की ज़मीन थी उस पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का ऐसे अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी जो निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिली थी। यानी कि जो नवाब वहाँ के थे और जो सामंत थे उनको इसलिए सम्मान नहीं मिलता था, इसलिए वो लोकप्रिय नहीं थे कि वो अपना काम अच्छे से करते थे, बल्कि इसलिए लोकप्रिय थे क्योंकि जो वहाँ के शासक थे निकोलस जार द्वितीय, उनके प्रति जो उनकी निष्ठा और सेवा के बदले में जो उनको
मिली थी लोकप्रियता। ठीक है, यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर यानी कि रूस की जो स्थिति थी वो फ्रांस की जैसी नहीं थी। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेन के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। यानी कि वहाँ पे जो नवाबों का सम्मान करते थे किसान, और यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। बहुत सारे जो किसान थे वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी थी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून मीर को सौंप देते थे, और फिर कम्यून जो होता था, वहाँ का मीर जो होता था, वो प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांट देता था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ का सिस्टम चल रहा था। अब देखते हैं ये रूस में समाजवाद किस तरीके से आता है। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। यानी कि जो रूस में पार्टियों का गठन राजनीतिक पार्टियां थी वो गैर कानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने क्या किया कि 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी यानी कि रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया गया। तो जो मार्क्स के विचारों को, जो कार्ल मार्क्स के विचारों को मानते थे, उन्होंने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया गया। और इसका गठन कब किया गया था? तो 1898 में किया गया था। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। ठीक है, इस पार्टी से अखबार भी निकलता था और उसने मजदूरों को संगठित किया हुआ था। ठीक है, और इसी के माध्यम से हड़ताल भी और अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते थे। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर ज़मीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। ठीक है, वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसी वहाँ पे स्थितियाँ थी। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी, तो समाजवादी क्रांतिकारी जो पार्टी थी उसका गठन कब किया गया? तो 1900 में किया गया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। तो किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किस पार्टी ने किया? समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी ने किया। और इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 1900 में किया, और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जो ज़मीन है वो फ़ौरन किसानों को सौंप दी जाए। तो ये बात भी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी ने की। किसानों के सवाल पर समाजवादी लोकतंत्रवादी सोशल डेमोक्रेट्स खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है। ठीक है, लेनिन ऐसा मानते थे किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर थे, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी वगैरह थी उनके पास, जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक खेमे के मुखिया। व्लादिमीर लेनिन कौन थे? ये थे बोल्शेविक खेमे के मुखिया थे। ये सोचते थे कि ज़ार जो वहाँ के सम्राट थे, शासित रूस जैसे दमनकारी
समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए, ठीक है, और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा जो मेंशेविक मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक है, उथल पुथल का समय, 1905 की क्रांति। तो जो 1917 में क्रांति हुई उसके पहले 1905 में भी क्रांति होती है, इसको हम देखते हैं। रूस एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी ज़ार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई थी। 1905 में क्या होता है, 1905 की जो क्रांति होती है उसके दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया था, ठीक है। तो इन लोगों ने ये काम किया था, किसने किया था, उदारवादियों ने। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों मुस्लिम बहुल इलाकों में इनका भी समर्थन इन लोगों ने को मिला, ठीक है। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत ही बेकार था, बहुत ही बुरा रहा। ज़रूरी चीज़ों की जो कीमतें थी इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में भी 20% तक ही की गिरावट आ गई। यानी कि जो 1904 में इतनी जो मज़दूरों की जो हालत थी बहुत ही बेकार हो गई थी, बहुत ही ख़राब थी, दयनीय दशा थी उस टाइम पे, क्योंकि उन लोगों की जो बेसिक नीड्स थी, ज़रूरी चीज़ें थी, उनकी जो कीमतें थी इतनी तेज़ बढ़ी कि वास्तविक वेतन में भी 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेज़ी से वृद्धि हुई। जब 1905 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स यानी कि रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्युतलो आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया। तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। तो जो रशियन ये असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स जो संगठन था, इसके 4 सदस्यों को पुतलो आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के जो हैं तो कुछ दिनों के भीतर जो सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा जो मज़दूर होते हैं वो काम के कुछ घंटे जो है घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले जाते हैं, ठीक है। इसी दौरान जब पादरी गैपॉन के नेतृत्व में मज़दूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस जो जार का महल था उसके सामने पहुंचा, तो पुलिस और कोशैक्स ने मज़दूरों पर हमला बोल दिया, ठीक है। और इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हो गए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो खूनी रविवार के नाम से किस घटना को जाना जाता है, तो ये जो घटना होती है यहाँ पे मज़दूरों का एक जुलूस आता है जो कि विंटर पैलेस जो जार का महल होता है, जार का महल जो वहाँ के सम्राट थे उनके महल के सामने पहुँचता है। तो पुलिस और कोसैक्स ने मज़दूरों पर हमला बोल देता है और घटना में क्या होता है कि 100 जो लेबर होते हैं वो मारे जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है और 300 घायल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। 1905 की जो क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी, ठीक है। तो 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से होती है। सारे देश में हड़तालें होने लगी। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए जाते हैं। वकीलों, डॉक्टरों और इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग को, यानी कि जो मध्यवर्गीय होते हैं, वकील होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं और अन्य जो मिडिल क्लास के कामगार होते हैं, उन्होंने जो है संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। तो यूनियंस ऑफ यूनियन की स्थापना किसने की? वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य जो मध्यवर्गीय क्लास के लोग थे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि 1905 की क्रांति के दौरान जार के एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या
ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रहीं। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियनें अनधिकृत रूप से काम करने लगीं क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई थी और ज़ार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। तो ड्यूमा वहाँ की संसद थी, ठीक है। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था क्योंकि वो निरंकुश हो चुका था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया इसमें। अब ये जो नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है इसके बारे में हम कल अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।